नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मेरी 2 दिन से आप पे बात हुई थी व्हाट्सएप पे, उसकी बिहाफ पे ये वीडियो बना रहा हूँ और जिन लोगों ने भी कमेंट किया था कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन को लेकर, उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। यूपी पीसीएस का ये हमारा मतलब 25 प्री का ये हमारा तीसरा वीडियो है। बहुत लोग की क्वेरी ये रहती है कि हमारा जो प्री होना है वो अक्टूबर 2024 में, सॉरी 2025 में, मतलब 12 अक्टूबर को हमारा प्री होना है और इसका जो मेंस है वो फेब 2026 में होगा और अभी 2024 का मेंस होना है। तो जो लोग बिगनर हैं उनके मन में एक हमेशा प्रश्न आता है कि पहले मैं क्या पढ़ाई करूं, यानी पहले मैं क्या तैयारी करूं, पहले मैं प्री की तैयारी करूं या पहले मैं मेंस की तैयारी करूं। ये आपको प्रश्न हमेशा परेशान करता है। देखिए है क्या कि आप अपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपने अपनी प्रिपरेशन को इन दो भागों में बांट दिया है, प्री और मेंस। फिलहाल अभी आज जो समय चल रहा है, आज हमारा 27 अक्टूबर है। आपको तो खैर अभी तैयारी में जो लोग स्टार्टिंग से हैं और जिनका 25 में टारगेट है, जो 24 का पेपर नहीं दे रहे हैं, उनको इन सवालों से जूझना पड़ रहा है और आपको इसका जवाब मिलना चाहिए। अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ पूछें तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, मैं हमेशा बोलूंगा कि आप पहले मेंस पढ़िए। मेंस क्यों पढ़िए? क्योंकि मेंस के पीछे कारण क्या है, आपका सिलेक्शन जो है वो मेंस पर ही होना है। मेंस प्लस इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू का रोल जो है यूपी पीसीएस में, क्योंकि इंटरव्यू केवल 100 मार्क्स का है और आपका मेंस जो है वो 1500 मार्क्स का है, यानी 1500 प्लस 16 प्लस 100, यानी कुल 1600 में से आपका सिलेक्शन होना है। आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन का दारोमदार जो है वो इस पार्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन ये पार्ट कतई कम नहीं है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है कि जिसको पार करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अब मुझसे पूछा जाए कि प्री की तैयारी कैसे की जाए, मेंस की कैसे की जाए, तो मैं आपको सिंपल सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि देखिए यदि आपने अभी अपना मेंस प्रिपेयर कर लिया, तो फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपने अभी अभी मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्च से लेकर आपने जुलाई तक मेंस प्रिपेयर कर लिया, जुलाई तक, यानी आपके पास फिर समय बचेगा अगस्त का मंथ और सितंबर का मंथ। अगर आपने अभी मार्च से जुलाई तक अपना मेंस प्रिपेयर किया तो अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने आपके प्री प्रिपेयर करने के लिए पर्याप्त होंगे। अब कैसे पर्याप्त होंगे? क्योंकि मेंस पढ़ते समय आप बहुत सारा प्री का मटेरियल कई बार पढ़ जाते हैं और फिर अगले जो 2 महीने यानी लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं उसमें केवल और केवल आप प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस रट्टाफिकेशन से फ्री हो जाता है। फ्री में समझ जरूरी है, लेकिन समझ से ज़्यादा आपका रट्टाफिकेशन काम आता है और रट्टाफिकेशन में से आपको ये पता है कि प्री के लिए मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मतलब ए पढ़ना है, बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, डी पढ़ना है। और आपको ए बी सी डी ई कब पढ़ना है मेंस प्री के लिए, ये आपको तब तक नहीं पता लग पाएगा जब तक आप मेंस नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या होता है, जैसे प्री की परीक्षा में ये कुल 150 क्वेश्चन की परीक्षा है। इस 150 में से 70 क्वेश्चन हर व्यक्ति जो एक आध बार पढ़ाई करता है वो पा लेता है आराम से। अब इस बारे में बहुत लोग हैं कि बहुत लोग 70 क्वेश्चन पर अटके हुए हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि मेरे प्री में 100 सही हो, क्योंकि 5 7 8 क्वेश्चनों पे डाउट रहता है, यानी आपके 90 क्वेश्चन कट पीट के आने चाहिए पहली आंसर की से। तो देखिए 70 से लेकर ये जो 90 95 तक की जो यात्रा है ना, ये आप तब तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप पहले मेंस प्रिपेयर नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो प्री की परीक्षा है वो फैक्चुअल परीक्षा है। आप अगले 8 महीने, क्या आपको लगता है कि केवल केवल आप 8 महीने फैक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं? तो एकदम नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बार आप ये समझिए कि अगर आपने प्री और मेंस की तैयारी अगर अभी एक साथ नहीं किया, आपका प्री हो भी गया, लेकिन प्री के बाद आपको जीएस के 6 पेपर प्रिपेयर करने होते हैं। जीएस के 6 पेपर, एक पेपर हिंदी का, एक पेपर एसए का, मतलब कुल 8 पेपर प्रिपेयर करने हैं। और आपका सिलेक्शन जो होना है वो कितने पे होना है? ठीक, अगर आप इस 1500 1600 के पेपर, मतलब हम 1500 पेपर लेते हैं रिटर्न का, इस 1500 के पेपर में से यदि आपके 850 प्लस नंबर नहीं आएंगे तो आप अपने मन मुताबिक सीट नहीं पाना पाएंगे जो सीट आप चाहते हैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जो तैयारी करता है यूपी की, उसका पहला ड्रीम जॉब होता है कि मुझे क्या मिले, एसडीएम मिल जाए या डीवाई एसपी मिल जाए।
ये दो सबसे प्रोमिनेंट पोस्ट मानी जाती हैं। तो अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि देखिए, आज 27 फ़रवरी है। आप अगले 1-2 दिन में यूपी पीसीएस के सिलेबस को समझिए, और सिलेबस को समझने के बाद आप मार्च में लिख रहा हूँ बकायदे देखिए आपके लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 5 महीनों में आप एटलीस्ट अपने 4 पेपर, जीएस के 4 पेपर, जिसमें से पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, और बाकी के जो 3 पेपर है, मतलब पेपर नंबर 4, पेपर 5 और पेपर 6 में से कोई एक पेपर, यानी यहाँ से एक पेपर और यहाँ से 3 पेपर, ये तो आप प्रिपेयर कर ही लीजिए अगले 5 महीनों में। अगर आप देखिए, इन 3 को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन तीनों से जो है आपका प्री का पेपर बनता है, और प्री का सिलेबस जो है वो इन तीनों से होकर जाता है। इसलिए आपको अभी मेंस पढ़ना चाहिए। मेंस पढ़ते समय आप आधे घंटे, पौन घंटे पर डे 30, 35, 40, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि अब मेंस को पढ़ने के लिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा जीएस पेपर 2 है। अमूमन तैयारी करने वाले हर बच्चे को ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगता है कि यार हमको पॉलिटी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। लेकिन तैयारी के क्रम में जब वो मेंस का पेपर दे रहा होता है तो उसके मेंस में सबसे कम नंबर जो आते हैं वो जीएस 2 में आते हैं। जीएस 2 में कम नंबर कहने का मतलब क्या है? जैसे लोगों को नंबर 102 मिल जाए, 105 मिल जाए, तो उनको लगता है मुझे बहुत अच्छा नंबर मिल गया। इस पेपर में 120 प्लस नंबर लोगों को मिलते हैं जो लोग सिलेक्ट होते हैं। मैं कहिएगा तो आपको कईयों के मार्कशीट दिखा दूंगा। और इस पेपर में अगर आपके नंबर कम होते हैं, मतलब आप 90 पा गए, 92 पा गए, 101 पा गए, तो यकीन मानिए जो लड़का यहाँ पे 120 पा रहा है, 115 पा रहा है, आपके मार्क्स 15 में वहाँ उसके कम हो गए। और ये 15 मार्क्स कम नहीं हो रही है, समझिए कि आपके सिलेक्शन से आप क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो पहले आपको मैं पेपर 2 का सिलेबस और पेपर 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको एक बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान देकर सुन जरूर लीजिए। अब देखिए, पेपर 2 में, मतलब 2023 का ये पेपर है। देखिए, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, ये आपको 8 मार्क्स में लिखना था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्या है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। अमूमन क्या होता है, लोग जब इसका उत्तर लिखते हैं तो लोग प्रस्तावना के बारे में सब कुछ लिखेंगे, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, फिलोसॉफिकल टर्म, यानी प्रेम्बल इज कॉल्ड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग इस वाले पार्ट पे कम लिखते हैं, इसलिए जो नंबर है वो 1-2 नंबर, 2.5 नंबर मिलेंगे। अगर आप इस पार्ट को टारगेट करके लिखते हैं तो आपको 4, 4.5, 5 नंबर तक मिलते हैं। ठीक, देखिए, 42वें भारतीय संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन। ये आपको पॉलिटी का दूसरा क्वेश्चन था ये। न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। मेंशन 3 डिमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यह क्वेश्चन पेपर 4 का भी है और ये क्वेश्चन पेपर 2 का भी है। आप पूछेंगे कि सर ये हम पॉलिटी में पढ़ते ही नहीं है। ये क्वेश्चन पॉलिटी का जरूर है, लेकिन पॉलिटी का जो पार्ट ऑफ गवर्नेंस है, ये क्वेश्चन वहां से आपसे पूछा गया है। स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। आपने इसको पॉलिटी में कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी एक अनुप्रयोग है। ये क्वेश्चन आपको गवर्नेंस से पूछा गया है। सार की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया। बेटने के लिए आपके पेपर 2 में आईआर का पार्ट है, ये वहां से पूछा गया है। क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य का विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आईआर से है। समूह 20 यानी G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व था, विवेचना कीजिए। ये पेपर जब 23 में पूछा गया तो G20 पूरे साल भारत में हुआ था और उसका कारण था, यह पूछा गया। अब देखिए, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिकाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्य संस्थानों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो भारत सरकार है, अब प्रधानमंत्री का कद जो है वो काफी बढ़ चुका है। तो आपको ये देखना है इसको आलोचनात्मक दृष्टि से कि भारतीय प्रधानमंत्री का प्रभाव जो है
अन्य संस्थाओं पे किस प्रकार कैसे पड़ रहा है, इस पर आपको अपने विचार लिखने कैसे कैसा आलोचनात्मक लिखना है। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, यदि हैं तो इसके समाधान कैसे किया जा सकता है। विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं। अब आप ये सोचिए कि इसको पढ़ते समय आपने पॉलिटी में कहाँ पढ़ा है। जब तक आप पीवाईक्यू के क्वेश्चनों से ये नहीं पा पाएंगे कि फला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और फला क्वेश्चन फला चैप्टर में या फला टॉपिक में मैंने पढ़ा था, तब तक आप मेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। नागरिक अधिकार पत्र, नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। आप सोचिए कि इसको पॉलिटी में आप कहाँ पढ़ रहे थे। भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये आपको आईआर से था। आप सोचिए एक बार, भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे, विवेचना कीजिए आईआर। वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है, इसको कीजिए। अब इसके पहले आप एक बार जो हमको आयोग द्वारा प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसको देख लीजिए। देखिए ये सिलेबस मैंने ठीक वैसे ही यहाँ पे लिखा है जैसे आयोग ने लिखा है। थोड़ी बात इस पर हम लोग कर लेते हैं, कुछ बातों को थोड़ा समझ लीजिए आप इसके पहले। देखिए वो बातें क्या हैं कि आप ये समझिए कि आपका जो पेपर नंबर 2 है, तो पेपर नंबर 2 यानी जीएस 2 के 3 पार्ट हैं मेनली। इन 3 पार्ट में से एक पार्ट आपका है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैं यहाँ पे लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में ये वर्ड कहीं लिखा नहीं गया है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पार्ट क्या है, गवर्नेंस। और तीसरा पार्ट क्या है, आईआर। अब चौथा पार्ट जो यहाँ पर नहीं लिखा गया वो क्या है कि इन तीनों को मिलाते हुए आपको करंट अफेयर अपडेट होके लिखना होगा। अब आप हम सिलेबस को एक बार देखें। देखिए तो हमारे सिलेबस का जो पॉइंट नंबर 1 है, इस पॉइंट नंबर 1 में आयोग के सिलेबस में क्या है कि भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। यानी एक लाइन में इन्होंने सिलेबस में कई चीजें लिखी, आपको संविधान में इन इन चीजों को पढ़ना है। और इस सिलेबस को आप एक बार काम करिए कि पीवाईक्यू के क्वेश्चनों से मिलाइए, मतलब किससे, मेंस। और फिर देखिए कि आपको ये कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। फिर देखिए केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र। देखिए मैंने कहा ना आपसे पूछा गया, ये भी संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं अनुप्रयोग। जैसा सिलेबस में था ठीक वैसा ही क्वेश्चन से पूछा गया। भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक के साथ तुलना करना आपको है। संसद और राज्य की विधायिका यानी संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और संबंधित विषय। कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह। ठीक। अनौपचारिक, औपचारिक संघ शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहितवाद, पीआईएल। जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य एवं उनके उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत अन्य की विशेषताएं एवं कार्यभाग, सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, कार्यान्वयन में मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, यानी हमारा इसमें क्या एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, एसएचजी, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थागत एवं अन्य अंशधारक। केंद्र राज्य द्वारा जनसंख्या के प्रति असंगठित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं इन योजनाओं का कार्यान्वयन, निष्पादन, संवेदनशीलता, रक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्रों, प्रबंधन से संबंधित विषय। 15 में देखिए गरीबी, भूख से विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, शासन व्यवस्था में
पारदर्शिता, जवाबदेही, महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत एवं अन्य उपाय। लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवकाओं की भूमिका। भारत एवं उनके पड़ोसी देशों संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। ठीक है, तो पॉइंट नंबर हमारा 20 का, भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा अविकसित विकासशील देशों की नीतियां एवं राजनीति पर प्रभाव, महत्वपूर्ण संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश और कार्यभाग, और लास्ट हमारा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना क्रम। अगर इन सिलेबस को हम ध्यान से देखें तो देखिए एक बात जो है वो क्लियर होती है कि आपके जीएस के पेपर में, यानी हम जब बात कर रहे हैं मेंस के पेपर में, तो मेंस के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आसमान से टपक के नहीं पूछा जाता। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सिलेबस के बिंदु ही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस प्रिपेयर करते समय आप कुछ मत करिए। जो सिलेबस के पॉइंट हैं, सिलेबस के जो पॉइंट है जो आयोग ने लिखे हैं, इस पॉइंट टू पॉइंट क्या करिए, आप अपने लिए एक शॉर्ट नोट बनाइए। आप जिस भी किताब से बनाते हो, देखिए नो डाउट लक्ष्मीकांत की किताब पॉलिटी की बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ये किताब आपको केवल पीटी की अच्छी है। आप ये सोचिए कि आप पीवाईक्यू के पेपर उठाइए, 2023 का पेपर उठाइए, 22 का पेपर उठाइए, 20 का पेपर उठाइए, अन्य पेपर उठाइए, और आप देखिए कि आपके सामने जो मेंस के क्वेश्चन हैं, वो देखिए क्या आप उसको जो है लक्ष्मीकांत की किताब से हल कर पा रहे हैं। अगर हल कर पा रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि इन प्रश्नों में से अगर आपको पॉलिटी के 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस 12 में से मात्र 4 या 5 ही क्वेश्चन जो है जो आप वहां से कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप वहां से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होनी चाहिए। देखिए मेंस में जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आपका मेंस कभी क्वालिफाई नहीं होगा। आपको बहुत से लोग मिलेंगे यूपी में कि जो 4 बार मेंस क्वालिफाई, सॉरी 4 बार प्री क्वालिफाई हैं, 8 बार की प्री क्वालिफाई हैं, लेकिन उनकी मेंस की जो समझ है वो बहुत कम है। इसलिए मेंस की समझ को अगर आप चाहते हैं डेवलप करना, तो मैं आपको 2 सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ। देखिए उपाय हमेशा ऐसे अपनाने चाहिए जिसको आप पूरा कर सकें। पहला, आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, स्टैंडर्ड बुक्स। दूसरा, आप मेंस के पीवाईक्यू को जरूर फॉलो करिए। और तीसरा, सिलेबस को फॉलो करिए और क्या करिए, लिखने का प्रयास करिए। अगर आप जैसे क्या इन दो को अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं तैयारी शुरू कहाँ से करूँ, तो सबसे बढ़िया एक काम करिए कि आप पॉलिटी के टॉपिक्स उठाइए और देखिए कि मेंस में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाइए और अपने सिलेबस से उसको मैच कराइए। देखिए जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ, जो लोग सेलेक्ट होते हैं, जो टॉप करते हैं, वो ये करते हैं, लेकिन ये बात कभी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि होता है क्या, उन व्यक्तियों के साथ कुछ समस्याएं होती हैं, तो अपनी समस्याओं का करना, आपको सही बात नहीं बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ऐसे करेंगे तो ही चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप प्री मेंस इंटरव्यू का एक जो चक्र है, उस चक्र के अंदर आप फंसे रहेंगे। पता चले कभी आपका प्री नहीं होगा, तो कभी मेंस नहीं होगा, तो कभी इंटरव्यू नहीं होगा। सिलेक्शन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, उस अप्रोच से पार करने के लिए अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि 2023 से लेकर 2018 तक के यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेंस के, एटलीस्ट उससे आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए। और जब आप इससे गो थ्रू हो लीजिए और आप चाहते हैं कि आपकी रैंक अप्रूव हो जाए, आपकी अच्छी खासी जॉब आपको मिले, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन किसके, यूपीएससी के, आप एक बार उसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आप इतना अप्रोच करते हैं, आपको लग रहा है मैं बहुत बड़ा बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानेबल है, बहुत फीजेबल है। अगर इतना आप करेंगे, आपका सिलेक्शन हो के रहना। अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है कि प्री क्वालिफाई कर ले जाएं, मेंस के अंदर आप लिख भी लें, इंटरव्यू कॉल हो भी ना भी, आप क्वालिफाई हो ना हो, लेकिन अगर इतना आपने किया तो आपका होना एकदम निश्चिंत है। अब आप में से बहुत लोग कमेंट करेंगे, जब इतना ही पता तो मैं क्यों नहीं कर लिया। देखिए मैं क्यों नहीं किया, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग मुद्दा है। उस मुद्दे पे आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सबसे सिंपल वे तरीका बता रहा हूँ। यदि हो सके तो इसको फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया है और
कल आपसे मेरी जब बात हुई तो मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीन में से क्लासेस चुनाव करके जाए। मैक्सिमम लोग के जो उत्तर आए हैं वो या तो ज्योग्राफी से आ रहे हैं, ठीक, या पॉलिटी से आ रहे हैं। तो देखते हैं कि उस दिन में कि हाँ इन दोनों में से किसी न किसी को स्टार्ट किया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।